नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन हमने परीक्षा सेंटर में जा कर के खुद एनालिसिस किया है और विद्यार्थियों से बातचीत करके हमने क्वेश्चन पता किया है, ठीक है। और हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से ये क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं, ठीक है। जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और जिन विद्यार्थियों का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए एनालिसिस का ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों का पेपर हो गया है वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आए हुए थे या नहीं आए हुए थे, ठीक है। और अगर आए हुए थे तो अपने अगले विद्यार्थियों के पास भेजें, अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि जिन विद्यार्थियों का पेपर होने वाला है उनको हेल्पफुल मिल सके कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो रहिए, पहला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या करता है, जो विद्युत मोटर है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें लिखा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या आंतरिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में भी कहते हैं, ठीक है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको हम और नाम से क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करता है, जहां विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र पर उत्पन्न करती है जिससे एक यांत्रिक बल पैदा होता है और मोटर घूमती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछा गया है कि आवर्त सारणी में समूह के जो थे वो नीचे के ऊपर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, परमाणु त्रिज्या की दूरी में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए, आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है ना। समूह से अगर आप नीचे के आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक नए चरण पर एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ता है, जिससे नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों की बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों की दूरी वृद्धि के कारण परमाणु का आकार भी बढ़ता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, गैल्वेनीकरण, ठीक है, क्या, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो यह लोहे या स्टील पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक या जस्ता का एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। मान लीजिए एक लोहा है, ठीक है, एक लोहा है, इसको हमको संक्षारण से बचाना है, तो इसके ऊपर एक परत हम क्या चढ़ाएंगे, जिंक या जस्ता ऐसे चढ़ा देंगे, ठीक है, परत का लेप लगा देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। ध्यान रहे, अगर जिंक या जस्ता को चढ़ाएंगे तभी उसको क्या बोला जाएगा, गैल्वेनीकरण बोला। अगर हम पेंट या पॉलिश करते हैं उसको गैल्वेनीकरण नहीं बोला जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसको नमी से बचाते हैं, नमी से बचाएंगे, संक्षारण से बचाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए लेप लगा रहेगा तो जैसे नमी मिला तो क्या होगा, ये जो जिंक का परत रहेगा वो पहले नुकसान होगा, या अगर आपने तेल लगाया है, ग्रीस लगाया है तो पहले वो नुकसान होगा, ठीक है। इसके बाद ही लोहे तक पहुंच पाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ये तो सभी को बच्चे बच्चे को पता है कि अपना मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। पहले कितने हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल रूप से जो था मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 थे, ठीक है। पहले 7 हुआ करते थे मौलिक अधिकार थे मूल रूप से, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जो 7वां मौलिक अधिकार था क्या, संपत्ति का अधिकार, उसको कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है, ठीक है डियर। अगला है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो क्या बताएंगे, भोपाल। हमने पिछला वीडियो में कल का वीडियो जो आया था उसमें पूछा गया था कि भोपाल का
कोड क्या होगा, ठीक है। और भोपाल के पास जो कोड था, है ना, भोपाल जंक्शन का कोड पूछ लिया था, तो क्या बताए थे आप, BPL, ठीक है। भोपाल जंक्शन का कोड पूछा था हमने कल, उसी में मेंशन किया था कि रानी कमलावती स्टेशन का कोड क्या होगा, तो उसका इस स्टेशन का कोड क्या होगा, RKM। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन क्या है, तो भोपाल है। पहले क्या हुआ करता था, हबीबगंज ही नाम था, लेकिन उसको अब बदल कर क्या कर दिया गया है, रानी कमलावती स्टेशन। हमने पिछले वीडियो में ये मेंशन किया था, ठीक है, और आज पूछ भी लिया गया, ठीक है डियर फ्रेंड। तो पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जिसका कोड HBJ था, लेकिन 2021 में नाम बदलने के बाद इसे RKMP कर दिया गया है, यानी कि रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो कि कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है, ठीक है। अब देखिए वर्षा से संबंधित आ गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो क्या बताएंगे, पंचमढ़ी में। अब ये पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो जो होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थित है। यहाँ औसतन 215 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यह मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, पंचमढ़ी को कहा जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बांध से रिलेटेड, माता टीला बांध की ऊंचाई कितनी है। माता टीला बांध कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार, ये तीसरी बार है, लगातार पूछा जा रहा है। माता टीला बांध कहाँ स्थित है, किस नदी में स्थित था, पूछा गया था पहले। फिर इसकी ऊंचाई पूछ ली थी, आज भी ऊंचाई पूछ लिया है, पहले फीट में पूछा था, आज मीटर में पूछ लिया है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो देखिए माता टीला बांध की ऊंचाई 35 मीटर है, और फीट में 115 फीट है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित एक मिट्टी का बांध है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किसने किया, तो क्या बताएंगे, इंडो यूनानिया ने, ठीक है। इससे पहले कुषाण वंश ने किया था, लेकिन जो सिक्का लाया गया था वो इंडो यूनानी लाए थे। देखिए इसके बारे में जानते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो यूनानी राजाओं ने जारी किए थे। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला राजवंश कुषाण था, ठीक है। कौन था, कुषाण वंश था, ठीक है। और भीम का डिफिशियंस ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किया, लेकिन इंडो यूनानी सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के लाए थे, इसलिए प्रचलन इन्होंने ही किया, इन्हीं का माना जाता है, इंडो यूनानी का। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, राज्यसभा में राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार सदस्यों को नामित करता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों को अनुच्छेद 80 के अनुसार नामित किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष विज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को नामांकित करता है। कितने सदस्यों को नामित करता है, तो टोटल 12 सदस्यों को, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो 11 क्षेत्रों में। ये जस्ट ही अगले मतलब कि 12 नवंबर को पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जो थी वो मौसम जलवायु क्षेत्र कितनी थी, तो 11 थी, ठीक है। इनने पूछ लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें आज पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जोड़ दिया गया, लेकिन कल का पेपर में डायरेक्ट उसने पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश की कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिलेटेड हैं और उससे संबंधित ही रिलेटेड हैं। जैसे इनने कल उनने पूछा मध्य प्रदेश की कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया 2011 के अनुसार, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यह क्षेत्र मिट्टी के प्रकार, वर्ष और फसल पैटर्न जैसी जलवायु परिस्थिति पर आधारित है। यह वर्गीकरण राज्य के विविध जलवायु, मिट्टी और फसल पैटर्न के कारण किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य को 5 फसल में बांटा गया। देखिए फसल के क्षेत्र में कितने बांटा गया है, 5, ये भी ध्यान में रखिएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी, ठीक है। कौन सा, प्रो कबड्डी में
ब्रेक के अलावा कितना समय दिया जाता है, तो 40 मिनट दिया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 40 मिनट दिया जाता है, जो कि 20-20 मिनट का हाफ ब्रेक होता है। एक राउंड 20 मिनट का होगा, फिर अगले 20 राउंड 20 मिनट का होगा। ठीक है, और एक प्रत्येक हाफ के बीच 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, जिससे आपको आपके जो कोच होंगे, ठीक है, उनसे आप सलाह लेंगे और अदर कुछ, ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला है ओलंपिक मुक्केबाजी में कितने जज करते हैं। देखिए, उनने कल पूछा था ओलंपिक मुक्केबाजी में कितने मिनट का समय लेता है, एक राउंड कितने मिनट का होता है, इनने पूछा। आज इसने पूछ लिया जज के बारे में कि कितने जज बैठते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अगला, ओलंपिक मुक्केबाजी में 5 जज रिंग साइड पर बैठे होते हैं, जो क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, यानी कि नंबर देते हैं खिलाड़ियों को। यह जज मुक्केबाजों को उनके द्वारा लाए गए प्रभावी मुक्के को मुकाबले में उनके दबदबे, तकनीकी, सामरिक श्रेष्ठ के आधार पर अंक देते हैं, और नियम का उल्लंघन करने पर वही अंक काट भी लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है एलपीजी पॉलिसी किसके मार्गदर्शक में आई थी, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी सुधारों के वित्त मंत्री थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव ने उन्हें 1991 में वित्त मंत्री नियुक्त किया था। उनके साथ मिलकर उन्होंने सुधारों को लागू किया हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला है, आज बिरसा मुंडा दिवस भी था, है सॉरी, बिरसा मुंडा दिवस कब है, आने वाला है। ठीक है, बिरसा मुंडा दिवस आने वाला है कब, 15 तारीख को। ठीक है, 15 तारीख को है। अब उनने 2 दिन पहले पूछ भी लिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो तिथि का भी ध्यान रख के आपको जाना है कि आने वाला कौन सा है, इस महीने में और कौन सा तिथि है, ठीक है, या फिर पिछले महीने में कौन सा तिथि था। तो ये थोड़ा आगे पीछे का आप लोग कम्बिनेशन बना के चलिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, भगवान बिरसा मुंडा को। अब भगवान बिरसा मुंडा एक आदिवासी क्रांतिकारी थे। ठीक है, क्या थे, आदिवासी क्रांतिकारी थे। देखिए, इनके बारे में जान लेते हैं। धरती आबा के नाम से भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता है। वह एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें पृथ्वी का पिता भी कहा जाता है। देखिए, इनका उपनाम और मिल गया, पृथ्वी का पिता कहा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठन किया और उनके भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, पूरे भारत की नहीं बात कर रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के औजार मुख्य स्रोत एरण, ठीक है, कहाँ मिला है, एरण, जो कि कहाँ पाया जाता है, जिला सागर में पाया जाता है, और तेवर, जहाँ जो कि जिला जबलपुर में है, जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, कौन सा, ASI ने खुदाई की है। इसके अतिरिक्त बालाघाट जिले के गंज एरिया से भी बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक तांबे के उपकरण मिले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था, तो इसके बारे में जानते हैं। बैंकों को राष्ट्रीय, ग्रामीण और वंचित वर्गों तक करना, बैंकिंग संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना आदि, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को गति देना, तथा इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को सार्वजनिक नियंत्रण आना, देश की आर्थिक स्थितियों को अधिक प्रभावी करना। ये रहे दोस्तों आज के जीके साइंस के क्वेश्चन रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, और इससे रिलेटेड ही आपको पढ़ के जाना है। इसके थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर ध्यान दे के आपको पढ़ना है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर बना सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों वीडियो तक बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई। अगर जो विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है उन विद्यार्थियों तक हमारा ये वीडियो पहुंचता है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, और अगर आए हैं तो अगले विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों का पेपर नहीं हुआ है, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।